हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बेटा आज हम 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 76 करने वाले हैं, जो कि 22 जनवरी के लिए है। ठीक, यहाँ से बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। आज हम करेंगे बेटा पुनरावर्ती वास्तविक संख्याएं। इनके पहले पार्ट के आज हम पुनरावर्ती करेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। इसमें बेटा हमने पढ़ा था दशमलव प्रसार के बारे में। तो देखिए किस तरह से हम पढ़ते हैं। इसमें हमने इस चैप्टर में पढ़ा था परिमेय संख्या। क्या पढ़ी थी बेटा? परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिनको हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो होती है हमारी परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याओं के अंदर बेटा शांत होती हैं और अशांत भी होती हैं। अगर Q यानी कि हर के गुणनखंड क्या हो? सिर्फ 2 और 5 हों। शांत परिमेय संख्या किसमें कौन सी होगी? जिसके हर के गुणनखंड क्या होंगे? सिर्फ 2 और 5 होंगे, वो आपकी शांत परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जैसे ये उदाहरण इन्होंने दे रखा है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो ये भी शांत है। ठीक है, जो जिसमें कुछ ना बचा। ठीक, और अशांत में क्या होता है? जिसके अभाज्य गुणनखंड हर के अभाज्य गुणनखंड क्या हो, यानी कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड, हर का मतलब क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कुछ और भी हो, 2 और 5 के अलावा कुछ और भी हो, तो वो क्या कहलाएंगे? अपरिमेय, वो अशांत आवर्ती। क्या कहलाएगी? अशांत आवर्ती। जैसे यहाँ पर आपको बेटा लिखा हुआ है, इसके गुणनखंड 2 भी हैं, 5 भी है, और क्या है 7 और दे रखा, तो इसलिए ये क्या है? अशांत आवर्ती बेटा। ठीक है, बार लग जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, रिपीटेशन नहीं होता इसमें। अब देखिए आगे अपरिमेय। तो परिमेय संख्या थी जिनको P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब परिमेय संख्या क्या हो सकती है? शांत हो सकती हैं और अशांत हो सकती हैं। ठीक है, शांत कब होगी? जब हर के गुणनखंड 2 और 5 ही होंगे। अशांत कब होगी? जब 2 और 5 के अलावा कुछ और भी दिखाई दे जाए। ठीक है, आगे देखते हैं भैया। दूसरा आपका बेटा अपरिमेय संख्या है। परिमेय के बाद क्या भैया? अपरिमेय संख्या, जिसको हम P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। बेटा नोट का निशान लग रहा है यहाँ पे, क्रॉस है। ठीक है, जिसको हम P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अब ये होती है अशांत अनावर्ती बेटा, अशांत अनावर्ती। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होते रहते हैं? आपके रिपीट होते रहते हैं। नंबर ऑफ जीरोज क्या होते रहते हैं बेटा? आपके रिपीट होते रहते हैं। वो आपके कहलाएगी अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा आगे क्या कहता है ये गुणधर्म है बेटा कुछ आपके। तो गुणधर्म हम देख लेते हैं। कहता है अंकगणित की जो आपकी आधारभूत परिमेय है उसके बारे में जिक्र है। कहते हैं भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होती हैं। भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होती हैं। जैसे 15 भाज्य संख्या है तो इसका भाज्य गुणनखंड क्या होंगे बेटा? 3 और 5। ये है आपकी अंकगणित की आधारभूत परिमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या जो होती है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होती है। अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय यानी कि और ज़्यादा उनके नहीं हो सकते, वही गुणनखंड होंगे। अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम पर ध्यान दिए बिना हम और लेकिन ये नहीं है 3 गुना 5 ही लिख दें, हम इसको 5 गुना 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बेटा अब है आपका सूत्र बेटा। देखिए सूत्र क्या है बेटा आपके लिए? एचसीएफ और एलसीएम के बारे में है। एचसीएफ ए बी का एचसीएफ बनेगा संख्याओं का प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? अगर दो संख्या आपने करी है तो उनमें जो सबसे छोटी घात होगी, दोनों में जो कॉमन गुणनखंड होगा वो आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटे। एलसीएम क्या होता है? जो सबसे बड़ी घात होती है कॉमन गुणनखंडों में, जो सबसे बड़ी घात होती है और जो बच जाती है वो भी संख्याओं में सम्मिलित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की, जितने भी गुणनखंड उनकी सबसे बड़ी घात होगी उसका गुणनफल आपका एलसीएम कहलाता है। और एक बड़ा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर क्या होता है? ए गुणा बी। ए गुणा बी यानी कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। अब बेटा आपको प्रश्नोत्तर करना है, तो प्रश्न उत्तर करने के लिए चलते हैं बेटा बोर्ड की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। इसका आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कहता है कितने दशमलव स्थानों के पश्चात संख्या 53/2 की घात 3 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। पूछा क्या है बेटा? कितने अंकों के बाद जो है 53/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो बेटा कितने अंकों के बाद होगा ये हमें जानना है। कुछ नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चन में हमें। हम जानते हैं शांत आवर्ती होगी क्योंकि इसमें 2 और 5 के गुणनखंड है। हर के गुणनखंड क्या है? 2 और
5 है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करना चाहें तो लिख लीजिए। दो की घात 3 और 5 की घात 2। तो इसमें हमें क्या है, कितने अंकों के बाद दशमलव प्रसार शांत होगा, तो हमें जो बड़ी घात होगी, जिसके ऊपर बड़ी घात होगी, अब ये 2 के ऊपर हो या 5 के ऊपर हो, 8 नीच के वही लिख देते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में कितने अंकों के बाद होगा, यानी 3 के। बड़ी घात किस पे है, 2 पर। कितनी है, 3 है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, 3 अंकों के बाद दशमलव प्रसार क्या होगा बेटा, शांत होगा। ठीक है, ये था आंसर 1 का बेटा। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिए बेटा, दूसरा प्रश्न कहता है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके 168 और 448 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM ज्ञात कीजिए। 168 और 448, तो बेटा इसके अभाज्य गुणनखंड हम कर लेंगे पहले। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। 168 के 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा, 3 7 21, और फिर 7 एकम 7। ठीक है बेटा, 448 के भी कर लेंगे। क्या होंगे 448 के, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा, 2 पंजे 10, 1 बचे 12 होगा, 2 6 12, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। ये हो गया बेटा। अब यानी कि 168 का भाज्य गुणनखंड क्या आ गया आपके, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये हो गया बेटा। और 448 के क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है बेटा, ये हो गए। उसके बाद हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है इसका HCF और LCM। HCF क्या होता है बेटा, जो कॉमन होता है, जो दोनों में क्या होता है बेटा, कॉमन होता है, वो होता है हमारा HCF। तो 2 दोनों में है, ये लिख देंगे। 1 और 2 है दोनों में, वो भी लिख देंगे। 1 और 2 है, वो भी लिख देंगे। 3 इसमें है, इसमें तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे, इसमें 7 है और इसमें भी है, जो दोनों में है वो लिख देंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ज्यादा से ज्यादा कॉमन है दोनों। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा तो कुछ नहीं है, तो इसकी गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। ठीक है, यही लिखना चाहिए, यही लिख दीजिए। कितना आ गया आपका HCF, 56। उसके बाद LCM की अगर बात करें बेटा, तो LCM में होता है पहले कॉमन, उसके बाद दोनों में जो बच गया वो भी लिखा जाता है। तो कॉमन क्या है बेटा दोनों में, कॉमन तो यही है, ये जो निशान लगे हुए कॉमन है। उसके बाद जो बच गया वो भी, क्या बच गया इसके अंदर, 3 बच गया। और इसमें क्या बच गया, 1 2 3 2 बच गए, ये भी लिख दिए। ठीक है, इसमें का एक 3 लिख दिया और ये 3 2 लिख दिए। ठीक है बेटा, अब इन सबकी क्या कर लेंगे, हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, इन सबकी हमने गुणा कर ली। समझो 3 भूल जाओ, अगर हम 3 भूल जाते हैं बेटा, तो इन सबकी गुणा करके कितना आ रहा था, यही तो है 448। 448 के 3 से और गुणा कर दीजिए बस। 3 अट्ठे 24, ऐसे लगे 2 3 चौक 12 2 14 से लगाएगी, 3 चौक 12 13, कितना बेटा 13। तो कितना आपका आंसर आ गया इसका, 1344, 1344। ये आ गया आपका क्या बेटा, LCM। ठीक है, तो इस तरह से HCF आपका 56 और LCM आ गया 1344। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कहता सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या बेटा, एक अपरिमेय संख्या है।
तो इस तरह क्वेश्चन हमने करे थे, हम इसको उल्टा लेके चलते थे, अपरिमेय की जगह हम क्या मान लेते थे, इसको परिमेय मान लेते थे। ठीक है, तो माना √2 एक परिमेय संख्या p/q है। ठीक है, जहां p और q क्यों माने थे बेटा, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है बेटा, परिमेय संख्या तो वही है p/q है, और ये क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है बेटा ये एक ही पहाड़े में नहीं आती, जैसे 2/3, ठीक है, 5/7 या 2/7, ठीक है, 5 या 3/5, ये सब क्या है, सहअभाज्य, क्योंकि दोनों कॉमन पहाड़े में नहीं आती, एक ही पहाड़े से दोनों संख्याएं नहीं बढ़ती, ये आपकी होती हैं सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, अच्छा, तो आपने मान लिया कि √2 क्या है बेटा, p/q परिमेय संख्या है। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का बेटा वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या होगा बेटा, इससे लग जाएगा इधर भी और इधर भी लग जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या रहेगा, 2 रहेगा, यहाँ p पे भी वर्ग और q पर भी वर्ग, इसकी इधर गुणा कर देंगे, कितना हो गया बेटा ये, तो इसकी बेटा इधर क्रॉस गुणा कर देते हो जाएगा 2q² बराबर में p²। अब देखिए बेटा, मैं इसको लिख सकता हूं 15 को लिख सकता हूं 3 × 5, यानी 3 इसका क्या है बेटा, गुणनखंड है, और 5 भी इसका क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, तो मुझे दिखाना है कि 2 जो है परिमेय संख्या, यानी कि 2 मैं मान लेता हूं p² का क्या है, गुणनखंड 2, अतः 2 जो है वो आपका p² का गुणनखंड है। ठीक है, अगर 2 p² का गुणनखंड है, अगर कोई ये स्क्वायर लगा दूंगा तब भी गुणनखंड रहेगा, तब भी गुणनखंड ही रहेंगे ना 3 और 5, और हटा दूंगा तब भी गुणनखंड रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, अतः 2 p का भी गुणनखंड है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पुनः बेटा दोबारा से हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, p बराबर 2r, क्या मान लेंगे, p बराबर 2r, माना p बराबर 2r, कोई नया एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, r ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, a b c d, उसके बाद माना, यानी कि ये तो माना, यानी पुनः दोनों पक्षों का क्या करने पर बेटा, वर्ग करने पर, दोबारा से दोनों पक्षों का क्या करना बेटा, वर्ग करना है, वर्ग करना तो यहाँ हो जाएगा p का वर्ग और ये हो जाएगा 2r का वर्ग। ठीक है बेटा, संख्या बदल जाएंगी, बाकी ऐसे रहेगा, p² है, कितना है बेटा, p², और ये कितना होगा, 2 दूनी 4r², p² का मतलब कितना, 2q², 2q², और ये है आपके पास 4r², 2 कहाँ जाएगा बेटा, ये बटे में, गुणा वाली चीज कहाँ जाती है, भाग में जाती है, तो गुणा वाली चीज को हम कहाँ ले जाएंगे बेटा, भाग में जाएंगे। तो देखिए यहीं पे लिख देते हैं हम इसको, ये हो जाएगा हमारे पास q² बराबर 4r² बटे में 2। ठीक है, p² का मान 2q² कैसे हो गया, क्योंकि p² बराबर है 2q², ये समीकरण 1 कह देंगे, और ये क्या बता देंगे, इसको कहां से लिया है हमने मान, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, ये हो गया, हमने मान ले लिया, p² की जगह 2q²। ठीक, अब ये हो गया बेटा, बटे में आ गया तो क्या होगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, q² बराबर कितना हो गया मेरे पास, 2r² हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से ये लिखा हुआ है 15 बराबर 3 × 5, ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 3 इसका भी गुणनखंड है, 3 इसका भी गुणनखंड है, 18 समझ लो,
तो 3 गुना से हो गया ना, तो 3 इसका भी गुणनखंड है। ठीक है, तो क्या हो गया इसका मतलब, अतः 3 क्यू स्क्वायर का क्या है बेटा, गुणनखंड, क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है। ठीक, क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है। अगर कोई किसी के स्क्वायर का गुणनखंड होता है तो सिंगल का भी गुणनखंड होता है, ये मैंने समझाया था आपको। अतः 3 क्यू का भी क्या है, गुणनखंड है। अभी यहां देखिए 3 क्यू का गुणनखंड है और यहां हम कहते हैं 3 पी का गुणनखंड है। इसका मतलब 3 क्या है, पी और क्यू दोनों का गुणनखंड है। ठीक है, अतः 3 पी और क्यू दोनों का उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अभी हम मान के चले थे कि पी और क्यू क्या है जी, सहअभाज्य संख्या है, यानी कि इनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहां तो आ गया 3, सॉरी 3 क्या, 2 बेटा, 3 नहीं क्या है, 2, 3 नहीं है क्या है, 2 है। वहां एग्जाम्पल 3 का देते इसलिए सब 3 3 हो गया बेटा। ठीक है, 2 जो है पी और क्यू दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक, अब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया यानी कि गड़बड़ हो गई। हमने तो मानी थी सहभाज्य संख्या, ये तो भाज्य संख्या आ गई। इसका मतलब क्या है, जो हमने माना है वो गलत है। अतः हमारी कल्पना में क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास है क्योंकि हम मान के चल रहे थे कल्पना कि वो है सहभाज्य संख्या, यहाँ तो वो भाज्य होगी क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। इसका मतलब हमारी कल्पना में विरोधाभास है, गलती है कुछ। तो क्या गलती है, हमने मान ली थी परिमेय, वो क्या है, अपरिमेय। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेटा ये तो √2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी। तो जहां अगर 3 को फेंकेंगे, 3 अपरिमेय संख्या सिद्ध दो, तो यहाँ जहां 2 2 वहां पे क्या हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। यहाँ 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 यहाँ पे जो 3 होगा बट्टे में चला जाएगा, 9 को काट देगा, 3 3 9। तो ये सब जगह जहां जहां 2 2 है वहां पे क्या हो जाएगा, 3 3। अगर इसी तरह से क्वेश्चन आ जाए √5 एक अपरिमेय संख्या, तो 2 की जगह क्या क्या हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा। बाकी फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये आना ही चाहिए। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, वास्तव में विभाजन किए बिना दी गई परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत अशांत आवर्ती हैं, ज्ञात कीजिए। बिना भाग के हमें बताना है कि इनके जो दशमलव प्रसार हैं इन संख्याओं के, वो शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि शांत आवर्ती में क्या होते हैं, गुणनखंड, हर के गुणनखंड, क्यू के गुणनखंड के 2 और 5 ही होने चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ और होता है तो वो आपकी शांत आवर्ती नहीं होगी, वो अशांत हो जाएगी। तो बेटा हर के गुणनखंड कर लीजिए आप सिर्फ। 1600 के गुणनखंड क्या होंगे बेटा, 1600 के यहीं पे कर ले, नीचे कर लेते, फिर 2 से चले जाएगा बेटा 800, फिर 2 से करेंगे तो 400, फिर 2 से करेंगे तो 200, और 2 से करेंगे तो 100, फिर आप किससे करेंगे, 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, और 5 से करेंगे 5 पंजे 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5। यानी कि इसके भाज्य गुणनखंड आपने जब करे तो ये आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और इंटू में 5 × 5, ये आ गया। यानी कि 2 की पावर आ गया 6, ठीक है बेटा, और 5 की पावर आ गया 2। सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों में क्या दिखाई दे रहा है, 2 और 5 दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अतः 70/1600 कौन सी आवर्ती है जी, शांत आवर्ती है। ठीक है जी,
2 या 5 के अलावा कुछ भी दिखाई देगा तो क्या होगा वो अशांत। जैसे कि सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में है 45 बटे में 2 की घात 3, 5 की घात 2 और 7 की घात 2, ये है। इसके भाज्य गुणनखंडों में 7 भी दिखाई दे रहा है और 7 इससे कटेगा भी नहीं 45 से, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, अशांत आवर्ती है। कौन सी आवर्ती है ये, अशांत आवर्ती है। लिख देंगे, ठीक है जी, यहीं पे लिख दो, छोड़ो नीचे करना। देखिए है जी, अतः ये जो है क्या है कि अशांत आवर्ती है। ये उत्तर है बेटा सीधा सीधा, क्योंकि इसके गुणनखंड में क्या है 2 और 5 के अलावा 7 भी है। ठीक है, तीसरा देखिए बेटा, इसका तीसरा पार्ट है आपके पास 23 बटे में कितना है आपके पास 2 की घात 3 गुणा में 5 की घात 2, 2 की घात 3 गुणा में 5 की घात 2। तो इसकी गुणनखंडों में तो बेटा सिर्फ 2 और 5 ही दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, नहीं लिख देंगे। अब आता है 23 बटे में 2 की घात 3 गुणा में 5 की घात 2 क्या है, शांत आवर्ती। क्या है बेटा, शांत आवर्ती है। ठीक है, 2 या 5 के अलावा कोई और गुणनखंड दिखाई देता है तो वो अशांत है, तो 2 और 5 ही दिखाई देता है तो वो शांत है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बेटा क्वेश्चन 5वां कहता है संख्याओं के दिए गए दशमलव प्रसारों के लिए सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। ठीक है, 2 विकल्प आपको दे रखे हैं बेटा, परिमेय या अपरिमेय। ये पहला पार्ट है 28.3456 यानी कि 3 4 5 6 1 2, ये परिमेय है या अपरिमेय। देखो बेटा आपको बताया गया था जब पूरा डिवाइड हो जाए कुछ भी ना बचे तो वो क्या होती है, परिमेय। ये क्या है आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, और दूसरा वाला है बेटा 0.11 0 11 00 11 000, ठीक है, डैश डैश डैश। इसमें क्या हो रहा है बेटा, नंबर ऑफ जीरोस बढ़ती जा रही है। तो जब आपको बताया गया था नंबर ऑफ जीरोस बढ़ती जाए तो वो होती है आपकी अपरिमेय संख्या। कौन सी बेटा, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि जो पूरा पूरा डिवाइड है तो परिमेय, और जब नंबर ऑफ जीरोस बढ़ती हैं तो आपकी क्या होगी, समझो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, पाई भी अपरिमेय संख्या है जैसे कि हम जानते हैं 9th में पढ़ चुके हैं हम। तो इस तरह से आपकी आज की वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।